लेकिन आपको अपने बारे में पता होता है ज़्यादा किसी कंसल्टेंट से। तो बेहतर यही है कि आप खुद अप्लाई करो, और स्कीम बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आइडेंटिफाई होगी। इसी में कहता हूँ, मैं प्रेफर ये करता हूँ, अगर मैं 2 यूनिवर्सिटीज इटली में चूज कर रहा हूँ, तो मैं प्रेफर ये भी करूंगा 2 अमेरिका में चूज करूँ। वाई? कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। इन केस अगर मेरे पास यूरोप का कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो मेरे पास अमेरिकन अपॉर्चुनिटीज है कि भाई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मैं एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हुए वहां पे जा सकता हूँ। तो मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को चूज करें, उसकी लिस्ट बनाएं और उसको प्रोसेस को कंक्लूड करें। प्रोसेस सिंपल है, एप्लीकेशन की जो सी फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबमिट करनी है, पे करना है, कुछ यूनिवर्सिटीज में है कुछ में नहीं। उसके बाद वेट करना है कि क्या रिजल्ट आया, इंटरव्यू देना है। आफ्टर इंटरव्यू आपके पास एक्सेप्टेंस मेल आ जाती है विद ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देन आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, और वीजा के वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने लिस्ट किया। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो मेरी लिस्ट में ना हो। मैंने सारी जर्मनी की, नॉर्वे की, इटली की लिस्ट कंबाइन बनाई है, इसलिए ताकि किसी को भी मसला ना हो कि भाई कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया या कुछ। तो ये सारी चीज़ें आप, मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको प्रोसीड करना। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक पीएचडी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ, बल्कि उसके बाद मैं मास्टर की पहले कर देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे ख्याल से वो बेहतर है कि भाई कैसे सर्च करना। हम कर दूँ? जी जी। ओके। अच्छा जी। स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा मेरा, हाँ, वेब ब्राउजर आप देख रहे हैं मेरा? जी श्योर है। ओके। अच्छा जी, अब वेब ब्राउजर जो है, सबसे पहले मेरा जो मेथड है वो क्या है कि मैं कैसे सर्च करता हूँ किसी भी कंट्री में कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। सिंपल, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज इन इटली, अभी सारी गूगल पे यूनिवर्सिटीज है अलॉन्ग विद द टॉप यूनिवर्सिटी। बेसिक सा मेथडोलॉजी है, और मैं कहता हूँ सबसे अच्छा मेरे मुताबिक। और मैंने इसी तरह पीएचडी भी लिया है, इसी तरह मास्टर की स्कॉलरशिप भी ली है, एडमिशन भी करवाया था। अच्छा, उसके अलावा मैंने पादवा में पढ़ा था, तो लेट्स गो टू पादवा। थोड़ा सा काफ़ी देर हो गई मैंने विजिट भी नहीं की वेबसाइट को। तो अच्छा, हम वेबसाइट पे चले गए। अब ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड हेल्थ साइड पे जाऊँ। तो मैं थोड़ा सा उसको देखूंगा। स्टडी है, टीचिंग है, रिसर्च है, इसको कौन नहीं जानता है। स्टडी, एडमिशंस, कोर्सेज, कोर्सेज हेल्ड इन इंग्लिश। तो इसमें इटली में ये होता है कि अब 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, कुछ इटालियन होते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो आप इंग्लिश के लिए ओपन करते हो। अब उसके बाद डिग्री प्रोग्राम हेल्ड इन इंग्लिश। बाकी जो और से कोर्सेज भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर अफान होंगे या जोल बैठा होगा, इरासमस मुंडिस ज्वाइंट मास्टर डिग्री जो कि वो कर रहा है। तो उसके आप डिग्री प्रोग्राम्स देख सकते हो कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा जिसमें अफिलिएट हुई हुई है। और उसके बाद डॉक्टरल डिग्री, इसके पीएचडी प्रोग्राम्स है। मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, अभी हम सिर्फ मास्टर प्रोग्राम देखते हैं। तो जो हमें इंग्लिश में जो बैचलर यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा ऑफर कर रही है, वो बैचलर में एनिमल केयर है, डीवीएम से बहुत रिलेटेड है। सो जो आदमी करना चाह रहा है कि भाई मैं बैचलर करूं बाहर एनिमल केयर के लिए, साइकोलॉजी है, बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ है। अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए जो मास्टर के लिए बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड साइंस, ये वो डिग्री है जो मैंने की है। सो मैं कहता हूँ भाई हाँ, ये बायोटेक्नोलॉजी भी है, फूड भी है, तो मेरा इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन उसके अलावा एक और ऐसी डिग्री है जो कि मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फूड एंड हेल्थ। मैंने दोनों को ओपन कर दिए, और मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं किस में ज़्यादा फिट बैठ रहा हूँ, मेरी जो प्रोफाइल है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो किस में ज़्यादा प्रेफर है। और मैं देखना चाहूंगा कि भाई इसमें आगे होता क्या है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं, या आगे रिसर्च क्या है, इसकी डेडलाइन क्या है। ये सारी चीजें मैं देखना चाहूंगा कि भाई क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं।
सबसे पहले मास्टर प्रोग्राम है, कहाँ पे हो रहा है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर क्या है, लैंग्वेजेस क्या है। सो हमें आइडेंटिफाई होता है कि भाई ये इटालियन में भी है, इंग्लिश में भी है। इसकी ट्यूशन फी आप जा सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है इसको जाने की। उसके बाद एडमिशन, जो पहली इनकी कॉल है वो 2 नवंबर से 2 फरवरी में, और जो सेकंड कॉल है वो 2 मार्च से 2 मई। जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ये डिफर करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और देखना चाह रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं, मैं ओपन कर लूँगा। उसके अलावा टीचिंग लिस्ट, अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई क्या रिलेशन है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का और इस सब्जेक्ट का स्पेसिफिकली। तो मैं देखूंगा इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, फूड बायोटेक्नोलॉजी है, लैब है, डीएनए आरएनए प्रोटीन एनालिसिस है, फूड सेफ्टी के प्रोग्राम्स हैं, और ये आप चूज कर सकते हो इनमें से कि कौन सा प्रोग्राम आपने करना है और कौन सा नहीं। अच्छा, सेकेंड ईयर में फूड टॉक्सिकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन है, और वगैरह वगैरह। सो मुझे एक काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल गई है कि भाई हाँ ये प्रोग्राम है कि नहीं। अच्छा, उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसकी, रिसर्च क्या हो सकती है, और क्या हमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ और ये स्पेसिफिक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हमें ये थोड़ी सी उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी लिखी मिलेंगी यहाँ पे। अब हमें एडमिशन, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, हाउ टू एनरोल, एनरोलमेंट तो बाद में आता है, हाउ टू अप्लाई, उसके बाद एडमिशन रिजल्ट, एकेडमिक डेट्स, ये वही चीज़ें जो कि मैं आपको एक लिस्टिंग में बता चुका हूँ। सेकेंड प्रोग्राम जो कि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था उस चीज़ में, तो मैं कहा व्हाई नॉट गो थ्रू, एक दफ़ा हो जाए। तो सबसे पहले तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज है, 2 साल का प्रोग्राम है, उसी एरिया में हो रहा है जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, जहाँ पे फूड बायोटेक्नोलॉजी हो रही थी। उसके अलावा एडमिशन डेडलाइन, ये डेडलाइन बहुत लाजमी है, क्योंकि अक्सर औकात स्टूडेंट इस चीज़ को मिस कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कब अप्लाई करना है, और जब उनको पता लगता है वो इस चीज़ जो डेडलाइन है वो क्रॉस हो चुकी होती है। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? रिक्वायरमेंट है कि भाई 3 साल का बैचलर हो, अंडर ग्रेजुएट का डिग्री जो सी है वो इन सब्जेक्ट्स में हो, तो आप इस स्पेसिफिक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, और उसकी जो है B2 लेवल तक। हमारी प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चल जाती है, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि अगर टॉफल या आयल्स हो। फाइंड आउट मोर, तो इसके ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्यों इस प्रोग्राम को, डिग्री प्रोग्राम को जो उनसे बनाया गया है, उसकी रीज़न क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर औकात रीजनिंग लिखी होती है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि भाई इसके आगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या रिसर्च कंक्लूड की जा सकती है एट द एंड ऑफ द डे इस डिग्री को लेकर। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इस कोर्स में ऑफर क्या हो रहा है, तो आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है देखना कि भाई कैसे आप अपना प्रोसेस को या यूनिवर्सिटी को या सब्जेक्ट को लिस्टिंग कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर एक और चीज़ देखी जाए, तो मैं अगर सिर्फ यहाँ पे ही यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में ही देखूँ कि स्कॉलरशिप और मेरे पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो मैं सिर्फ उसी मेन्यू बार में फंडिंग एंड फी के ऑप्शन पे गया हूँ, तो स्कॉलरशिप के, तो 3 से 4 क्लिक्स में मुझे सारी डिटेल मिल गई है कि भाई ये स्कॉलरशिप्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे इसको प्रोसीड करना। तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं है किसी चीज़ को भी इस प्रोसेस को जो है इस प्रोसेस से गुजरना। एक दफ़ा आपको चीज़ें पता लग जाएंगी तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान हो जाएगा बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जाके एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको अप्लाई करना। तो ये वो स्कॉलरशिप है जो कि मैंने आपको बताया था, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नाउ अब हम जो है ना PhD की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे निकाली हुई थी पहले से ही। NMU ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैंने अपना मास्टर थीसिस किया है, और ये इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा PhDs हैं, और यहाँ पे नॉर्वे में जो PhDs प्रोग्राम होते हैं वो डिपेंड होते हैं डिपार्टमेंट्स पे, और जो डिपार्टमेंट के रिसर्च ग्रुप्स हैं। कोई भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि नॉर्वे में स्पेसिफिकली कि हाँ जी हमारे पास फूड साइंस का डिपार्टमेंट है, एनिमल साइंस का डिपार्टमेंट है और उसकी PhD नहीं है।
हर डिपार्टमेंट के अंदर 3 से 4 छोटे रिसर्च ग्रुप होते हैं और उन रिसर्च ग्रुप के अंदर पीएचडीज आती हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फंडिंग। अब मैं सिंपल एनएमबीओ की वेबसाइट पे गया, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि भाई ये सिंपल उनका वेब पेज है। और आप उसके बाद इनकी स्टडी में जाओगे तो आपको मास्टर और बैचलर के प्रोग्राम मिल जाएंगे, पीएचडी का ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमने पीएचडी कैसे देखनी है कि भाई हमारे पास पीएचडी है, यहाँ पे फंडेड पीएचडी हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वैकेंसीज की एक ऑप्शन है, अगर आप को नजर आए आप उसको क्लिक करो। वैकेंसीज पे जितने भी फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च इंटर्नशिप्स, फंडेड जॉब्स, ये सारी इस वैकेंसीज में आ रही होती है। जैसे कि आप कैरियर किसी भी कैरियर में वेबसाइट के कैरियर में जाते हो और उसके बाद वैकेंसीज देखते हो, वही प्रोसेस है। तो ये एक ऑलमोस्ट आप डीवीएम से रिलेटेड पीएचडी है रुमिनेंट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। एक और है एनिमल केयर की विद इन प्रोडक्शन एनिमल। उसके अलावा पीएचडी पोजीशन है टिम्बर इंजीनियरिंग, इन्फेक्शन बायोलॉजी। डीवीएम के कुछ पार्ट्स की कुछ फील्ड्स हैं जो कि इन्फेक्शन बायोलॉजी को डील करते हैं। तो आप जिसने डीवीएम किया हुआ है और जिसका मास्टर इन्फेक्शन बायोलॉजी से है, तो आप वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप एसोसिएट प्रोफेसर की हमें देखना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं पीएचडी के ऊपर। और उसके बाद स्टैट और मशीन लर्निंग, लेट्स से मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हूँ या हम रुमिनेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, दैट्स बेटर आई थिंक सो। डीवीएम वालों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अबाउट द पोजीशन, जो पहला काम आपने देखना है कि भाई ये प्रोजेक्ट है किस चीज के ऊपर। तो ये जो सा प्रोजेक्ट टाइटल, ये वो टाइटल है विद द नंबर जिसपे इसको फंडिंग हुई है। आप इनकी रिसर्च, नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल पे भी जाके ये प्रोजेक्ट नंबर लिखेंगे, उसकी सारी डिटेल विद द मेथोडोलॉजी और विद द ऑब्जेक्टिव एंड नेम आपको मिल जाएगा। तो ये बताते हैं कि भाई प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी गोट मिल्क के ऊपर है, जो कि नॉर्वेजियन फीड रिसोर्सेज और इम्प्रूव फीड यूटिलाइजेशन की ऑब्जेक्टिव से ये प्रोजेक्ट फंड हुआ है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली आई थिंक सो। एक टाइटल पढ़ने के बाद पता लग गया कि भाई ये गोट की जो से मिल्क और उसकी जो फीड है उसका कोरिलेशन है और उसको इम्प्रूव करने की एक कोशिश है इस प्रोजेक्ट के जरिए। उसके बाद इसमें टास्क क्या है ये आपको बता देगा। भाई पीएचडी साइंटिफिकली इम्प्रूव कर साइंटिफिक स्किल्स से, उसके अलावा पीएचडी कोर्सेज हैं, डेटा कलेक्शन है, डेटा प्रोसेसिंग है और स्टैट एनालिसिस है, इन एडिशन टू अदर थिंग्स। अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद, प्रोजेक्ट टास्क के बाद कॉम्पिटेंस, रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी कह लें। तो उन्होंने सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि भाई एमएससी एनिमल साइंस या वेट डिग्री हो गई, जो कि आपकी है डीवीएम की ऑफिशियली। जो उसके बाद स्किल हैं, आर्ट्स फिर आ जाता है इधर। और कई बल्कि बहुत ज़्यादा लोग वो कहेंगे कि भाई आर्ट्स नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे काम चल जाएगा। पीएचडी में ऑप्शंस कम होती हैं अगर कंपेयर किया जाए मास्टर से। सो इंग्लिश लैंग्वेज, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश आती है और आपकी बाकी प्रोफाइल फिट हो रही है तो स्कैंडिनेवियन एलिमिनेट भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड द स्पेसिफिक प्रोफेसर। उसके अलावा देखते हैं भाई और क्या चीज़ें चाहिए। स्टार्ट कॉम्पिटेंस हो, रुमिनेंट न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी हो, नॉर्वेजियन डेयरी का पता हो, लैब वर्क एक्सपीरियंस हो। एंड अगर हम देखें, मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ पर्सनल स्किल पे, मैंने कवर लेटर में भी पर्सनल स्किल कहा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में भी कहा कि भाई पर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। अगर आप इस एरिया को देखें, इस एरिया में वो सारे स्किल्स हैं जो कि एक रिसर्चर के पास होने चाहिए। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा उसको फोकस कर रहा था कि भाई आदमी के पास पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, रिसर्च स्किल्स होने चाहिए। और ये चीज़ें इस चीज़ को आइडेंटिफाई भी कर रही हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई ये इसकी पे क्या है इस पीएचडी फेलो की, कौन प्रोफेसर है जो कि इस प्रोजेक्ट को डील कर रहा है, उसका नंबर और उसकी ईमेल से मुझे एक चीज़ याद आई कि अक्सर औकात पाकिस्तानी जो मास्टर स्टूडेंट होते हैं हर बंदे को एक ही ईमेल कर देते हैं एंड देन वो वेट कर रहे होते हैं कि भाई हमें कोई पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं होता।
अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल जो कि रिक्वायर्ड उन्होंने कॉम्पिटेंस लिस्ट दी हुई है उस पे फिट बैठ रही है, देन यू कैन सेंड एन ईमेल, उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि भाई हम इंटरव्यू विद बिफोर द इंटरव्यू, ऐसी होता है कि अगर आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो तो ये रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन हर बंदे को एक ही तरह की ग्रामेटिकल एरर से भरी हुई ईमेल विद नो सब्जेक्ट विद नो ऑब्जेक्टिव इन इट, कोई अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं होता, अगर आप वो करोगे तो चांसेस बहुत कम है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी नहीं लेते। कब अप्लाई कर सकते हैं, डेडलाइन एंड क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी है। लास्ट एग्जांपल अगर मैं दूं यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की, तो मैंने सिंपल एक लाइन सर्च की है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन पीएचडी वैकेंसीज। हम उसकी जितनी भी वेकेंट ये वो वेकेंट पोजीशन है जो कि फंडेड है, जहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए, जहाँ पे आपको कोई फंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट नहीं लिखना, ये सारे फंडेड हैं। अगर हम पहला ही रिसर्च पीएचडी प्रपोजल ओपन करें तो ये प्लांट माइक्रोबायोम असेंबली के ऊपर है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, साइंटिफिक एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि भाई कौन सी लैब में होगा और क्या थोड़ा सा फोकस है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट का रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या एक्सपेरिमेंटेशन डिटेल्स हैं, कौन इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेगा, उसकी ईमेल, और को सुपरविजन की भी उन्होंने ईमेल दे दी हुई है, सो यू कैन हैव अ ईमेल चैट विद बोथ ऑफ दीज प्रोफेसर एंड को सुपरवाइजर या सुपरवाइजर जो भी कह लें। इन एडिशन पीएचडी की डिटेल्स के भाई आपको पीएचडी मिलेगी इन अलोंग विद दिस रिसर्च जॉब, क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्मल रिक्वायरमेंट, और इट्स सो इजी टू अप्लाई फॉर पीएचडी एप्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने पहले पीएचडी में काफ़ी ज़्यादा बता दी, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दोबारा दोबारा उस चीज़ को फोकस करना ज़रूरी नहीं है। तो ये सिंपल सी और लास्ट चीज़, हाँ, डेडलाइन, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कवर लेटर, रेफरेंस लेटर कितने चाहिए, हर चीज़ एडवर्टाइज्ड पोजीशन में होती है। आपको बस सर्च करने का तरीका आना चाहिए, और मैंने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इस चीज़ को, इस पीएचडी को सर्च करने का तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। तो आई थिंक इट्स फेयरली इजी टू अप्लाई फॉर एनी पीएचडी पोजीशन इन यूरोप एंड इन यूएसए। You just need to know how to apply and how to search for a specific PhD position. I think thank you. डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी हो गया, कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, जिनके क्वेश्चंस हैं वो